हिस्सेदारी। आज काफी देर हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे। चंचल बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। घर जाकर खाना भी बनाना है, कोई मदद तो करेगा नहीं। बस दिमाग में तो यही चले जा रहा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, मेघा जी ने अपना राग अलपना शुरू कर दिया। इतनी देर कैसे लग गई? ध्यान नहीं था क्या कि रात का खाना भी बनाना है। आज हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी। नंबर आते आते काफी वक्त लग गया। अरे तो खाना बना कर चली जाती, कोई पता होता है कि हॉस्पिटल में कितना वक्त लगता है। आते समय घर के लिए सब्जियां ले आई। क्या कल सुबह जल्दी खाना बनेगा तो तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी। जी लेकर आई। चंचल चुपचाप रसोई की तरफ चल दी सब्जियां रखने। उसे पता था हाल तो कोई पूछेगा नहीं, पर यह जरूर पूछेंगे कि जो सामान लाना था वह लाई कि नहीं। सामान रखकर पानी का गिलास लिया ही था कि मेघा जी रसोई में भी आ गई। चंचल एक काम करो, अभी के लिए तो सिर्फ रोटी, कोई भी सब्जी और बूंदी का रायता बना लो और फिर सुबह के लिए भी तैयारी करके रख देना। विनीत और नित्यम मेघा जी के छोटे बेटे बहू जो कि दूसरे शहर रहते हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए थे। 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तैयारी रहेगी तो खाना बनाने में देर नहीं लगेगा। यह कहकर मेघा जी जिस गति से रसोई में आई थी उसी गति से चली भी गई। रसोई में चंचल अकेले खड़ी रह गई। उसे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया, जबकि उसको पता है कि उसकी तबीयत खराब है। मान मारकर चंचल आटा गूंथने के लिए आटा निकालने ही रही होती है कि उसी समय आशीष चंचल का पति रसोई में आता है और चंचल को काम करते देखकर बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो? खड़े रहने की तो हिम्मत नहीं है और तुम ऐसे में काम करने में लगी हो। मैं क्या करूं आशीष, किसी ने मेरी तबीयत का नहीं पूछा, बस बता कर चले गए काम क्या करना है। अरे तो माँ को कह देती, माँ और नित्यम दोनों मिलकर खाना बना लेते। क्या माँ और नित्यम दोनों को नहीं पता कि हम हॉस्पिटल से ही आए हैं? तुम जाओ कमरे में आराम करो, आज खाना बाहर से मंगा लेंगे। मम्मी जी हंगामा कर देंगी, मैं देख लूँगा, तुम जाओ। चंचल अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद मेघा जी रसोई में आई तो चंचल को वहाँ न पाकर उसके कमरे की तरफ गई। देखा तो चंचल बिस्तर पर लेटी हुई है। बहू, आज का खाना नहीं बनेगा क्या, जो तुम आराम कर रही हो? मम्मी जी, मेरी हिम्मत नहीं है। वैसे भी आशीष जी ने कहा है कि वो खाना बाहर से मंगवा रहे हैं। बाहर से खाना मंगवाने की बात सुनकर के मेघा जी का पारा सब समझती हूँ मैं। विनीत और नित्यम को देखकर तुम खुश नहीं होती, जलती हो तुम उन दोनों से, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। आशीष को बेवकूफ़ बना सकती हो, अपने पापा जी को भी बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। मेघा जी की बात सुनकर चंचल की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आज मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। नित्यम और विनीत जब भी आते हैं मेहमानों की तरह ही आते हैं, घर के सदस्यों की तरह तो कभी नहीं आए। वह भी तो बहू है, क्या वह आज खाना नहीं बना सकती थी? फिर भी हमने उसे कहने से अच्छा बाहर से मंगवा लिया।
जब भी आप मुझे सुना रही हो, हाँ मेहमान ही तो हैं, थोड़े दिन के लिए आते हैं, पर फिर भी आँखों में सलाती है तुम्हारी तुम्हारी जारे। कौन सा ऐसा तुमसे पकवान बनाने को कह दिया था मैंने, रोटी सब्जी बनाने को तो ही कहा था। इतने में आशीष कमरे में आ गया, जिसे देखकर मेघा जी चुप हो गई। माँ खाना आ चुका है, आप और नित्यम सबको खाना परोस दीजिए। अब क्या खाना परोसने की हिम्मत नहीं है इसकी। हाँ चंचल की तबीयत ज़्यादा खराब है, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। आप लोग अपने लिए परोस लीजिए। रही बात मेरी और चंचल की, मैं खुद खाना परोस करके अपने कमरे में ले आऊँगा। मेघा जी भुनभुनाती हुई कमरे के बाहर निकल गई। बाहर जाकर नित्या को बुलाकर विनीत पापा जी खुद के लिए और नित्या के लिए खाना परोसने लगे। इतने में आशीष भी आ गया और खुद के और चंचल के लिए खाना लगाने लगा। भैया भाभी को हमारा आना पसंद नहीं है क्या, जो बीमार पड़ गई, विनीत ने कहा। अब तुम क्यों बेवजह बोले जा रहे हो, किसी को घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं तो क्या कर सकते हैं, अपने अपने संस्कार, नितिन ने कहा। इससे पहले ही आशीष कुछ कहता मेघा जी ही बोल पड़ी। अब हर किसी के माँ बाप को तो संस्कार नहीं सिखाते ना, जैसे पल्ले पड़ी है वैसे ही निभाओ। और वैसे भी अभी हम जिंदा है, हमारा घर है, आराम से आओ, देखती हूँ कौन मना करता है। काफी देर से पापा जी सब बकवास सुन रहे थे। उन्होंने आशीष की तरफ देखते हुए कहा, अरे आशीष, जो शास्त्री नगर वाले प्लॉट को हमने बेचा था, उनका सारा पेमेंट आ गया क्या? आशीष एक टक पापा जी को देखता ही रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि पापा जी ने यह क्या पूछा, पर इतना तो था कि सबकी निगाहें अब पापा जी की तरफ थी। अरे हमारा शास्त्री नगर में कौन सा प्लाट भी था, मुझे तो पता ही नहीं, और था भी तो कितने में बेचा, हमने तो कुछ भी नहीं बताया। मेघा जी ने कहा, हाँ बहुत पहले खरीदा था मैंने, पूरे 70 लाख में बिका है। आधा पेमेंट तो उन लोगों ने पहले ही दिया था, आधा पेमेंट बाद में देने के लिए कहा था, उसी के लिए पूछ रहा था। अभी भी आशीष अपने पापा को एक टक ही देखे जा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, पापा जी ने दोबारा कहना शुरू कर दिया। सोच रहा था कि एक फ्लैट खरीद लूं आशीष और चंचल के नाम से, आखिर हमारे बेटे बहू हैं, इन पर इतना तो विश्वास किया ही जा सकता है। आखिर ऐसे कैसे, दो बेटे हैं आपके, तो हिस्सा भी तो बराबरी का होना चाहिए। मेघा जी ने कहा, हो पापा यह तो गलत बात है, आखिर भैया के साथ साथ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरा भी बराबरी का हिस्सा बनता है। विनीत ने कहा, हाँ पापा जी, आप प्लाट लोगे तो चारों के नाम का लोगे, अन्यथा अपने नाम से ही ले लो, ताकि बाद में जब बंटवारा हो तो सबको बराबर का हिस्सा मिले। अब की बार नित्या ने कहा। सबकी बात सुनकर पापा जी मुस्कुराने लगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भला मेहमानों की कैसे हिस्सेदारी, कैसी बात कर रहे हो आप? विनीत भी आपका बेटा है, नित्यम भी आपकी बहू है, तो यह भी बराबर के हकदार हुए ना। अच्छा, हिस्सेदारी में बराबर का हक याद है तुम्हें, और घर में कामों में और जिम्मेदारी में बराबर का हिस्सा याद नहीं तुम्हें। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने अपने आप को मेहमान बता रहे थे घर का। क्या हुआ, जब चंचल की तबीयत खराब है तो तुम लोग इतना नाच रहे हो, जबकि जब भी तुम लोग घर में आते हो
तब वह अकेले ही काम में लगी रहती है और तुम्हारी सेवा करने के लिए चंचल ही यहाँ पर होती है। तुम्हारी ये मेहमान नहीं, उसके संस्कार गिनाने से अच्छा अपने संस्कार गिनो, समझी ना। और हाँ, कोई प्लाट व्लाट नहीं, यह तो मैंने तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए बोला था। आइंदा जरा सोच समझ कर बोलना। पापा जी की सीधी और सपाट बात सुनकर सब चुप हो गए। मेघा जी के मुंह से बोल तक नहीं फूटे और आशीष वहाँ आंखों में अपने पिता को धन्यवाद दे रहा था। कम से कम उन्होंने तो सच का साथ दिया।